हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज एक और एमपीपीएससी के मुख्य परीक्षा के सिलेबस की समस्या का समाधान लेकर मैं आई हूं। पेपर नंबर 4 पार्ट नंबर ए और पेपर नंबर 2 पार्ट नंबर ए, दोनों में ही एक विशेष सेक्शन है जिसे हम थिंकर्स या विचारकों और दार्शनिकों के नाम से जानते हैं। बच्चों की समस्या सबसे बड़ी ये है कि इन्हें कैसे कैटेगराइज किया जाए और इनकी विचारधारा को कैसे समझा जाए, क्योंकि बड़ी अलग अलग बातें करते हैं ये लोग। तो इन्हें समझने से पहले आपको बेसिक फिलॉसफी का मतलब और फिलॉसफी के टाइप्स के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलॉसफी का जो सामान्य अर्थ है, सबसे पहले मैं उस पर आती हूं। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन, और दर्शन को इस तरीके से देखा जाता है कि इस विश्व में मूलभूत समस्याएं क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल क्वेश्चंस, है ना, जिन्हें आप मीमांसा के नाम से जानते हैं। मीमांसा का मतलब होता है जिज्ञासा। तो दर्शन शास्त्र में अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए मीमांसाएं लिखी जाती है। मीमांसा का मतलब है क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा। ये क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा इस बात को दर्शाती है कि पुराने समय में अधिकतम लोगों के प्रश्न क्या रहे होंगे और उन समस्याओं का कैसे हल निकाला गया होगा। तो सबसे मेजर, सबसे प्राचीन क्यूरियोसिटी जो निकल के आती है वो ये कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड क्यों बना, इसमें मानव क्यों है, क्या मानव के जीवन का कोई उद्देश्य है ना, या फिर जन्म मरण क्यों होता है, पाप पुण्य किसे बोलते हैं, सत्य असत्य क्या होता है, क्या कोई चीज सार्वभौमिक होती है या नहीं। ऐसे बहुत सारी फंडामेंटल थ्योरीज हैं। ये सबसे प्राचीन मीमांसाएं रही हैं, क्यूरियोसिटी रही हैं। शुरुआत में षड दर्शन जैसे प्राचीन फिलॉसफी ने इसका उत्तर देने की कोशिश की है और बहुत अच्छा, बहुत साइंटिफिक मैनर में इसका उत्तर देने की कोशिश की है। उसके बाद देश दुनिया में आप देखेंगे, यूरोप से लेके विभिन्न देशों में अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपने तरीके से अलग अलग मीमांसाओं का उत्तर दिया है। अब आते हैं एमपीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से आपको कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ फिलॉसफी को काउंटर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ फिलॉसफी में जो एमपीपीएससी के हिसाब से आपको काउंटर करने की जरूरत है। उनमें से कुछ विशेष हैं, जैसे पहली आती है एपिस्टेमोलॉजी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं ज्ञान मीमांसा, है ना। अब नाम से ही क्लियर है, ज्ञान को लेके क्यूरियोसिटी, यानी कि नॉलेज क्या है, ज्ञान को कैसे अटैन किया जा सकता है, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सही ज्ञान, उचित ज्ञान किसे बोलेंगे, और ज्ञान प्राप्त करने के क्या सोर्सेज होते हैं। ये सारी बातें आपको कहां मिलेंगी? ज्ञान मीमांसा में मिलेंगी। ज्ञान मीमांसा पे बहुत सारे विचारकों ने बहुत सारी बातें की है। अगर मैं एमपीपीएससी के सिलेबस के आधार पर बात करूं तो जो शुरुआती यूरोपीय दार्शनिक आपको दिए गए हैं, जिनमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की बात की गई है, उनमें सभी ने, तीनों ने ज्ञान मीमांसा पे विशेष तौर पे अपनी बात रखी है। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे, इसे कहेंगे मेटाफिजिक्स, जो कि कहलाती है तत्व मीमांसा। अब यहां तत्व का मतलब है एलिमेंट, है ना। यहां जो तत्व या एलिमेंट शब्द है वो ये इस बारे में बताता है कि हम सब कैसे बने हैं, यूनिवर्स कैसे बना है, क्या कोर फंडामेंटल एलिमेंट है, वो मूलभूत तत्व क्या है जिससे हम सब बने हैं और किस तरह बने हैं। यहीं से आप बहुत सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड थ्योरीज पढ़ते हैं, जिनमें आप अद्वैतवाद, द्वैतवाद, इस तरह की थ्योरीज पढ़ते हैं, वो इनका साइंटिफिक उत्तर देने की कोशिश करती हैं। और अगर आप षड दर्शन में पढ़ेंगे तो अणु, परमाणु, पंच महाभूत तत्व, ये सब तत्व मीमांसा की बात करते हैं कि कैसे ये ब्रह्मांड बना है। आपने पंच महाभूत तत्व तो सुने ही होंगे, जिनमें पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये सारे तत्व आप पढ़ते हैं, और इन्हीं के बारे में बताया गया है कि इनसे कैसे पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत बना है। ये सारी बातें तत्व मीमांसा में शामिल होती हैं। अब तत्व मीमांसा का ही एक अंश होता है जिसको आप आत्म मीमांसा कहते हैं, है ना, कि आत्मा क्या है, सोल के बारे में, माइंड के बारे में, ये जितनी भी थ्योरीज आती हैं वो मेटाफिजिक्स का ही पार्ट कहलाती हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप एथिक्स में पढ़ेंगे वो है एक्जियोलॉजी, जिनमें वैल्यूज के बारे में, है ना, या मैं कहूंगी कि नैतिकता के बारे में, मोरालिटी के बारे में बातें बताई जाती हैं कि मूल्य क्या है, नीति क्या होती है। यहाँ नीति या मूल्य का मतलब उचित, अनुचित, शुभ और अशुभ से है, यानी कि किसे सही कंसिडर किया जाए, क्या गलत है, क्या सही है, ये सारी बातें आपको बताने का काम करती है एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी या नीति मीमांसा आपको ये भी बताती है कि अच्छा आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, एक आदर्श व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, क्या मूल्य हैं जो उसे फॉलो करने चाहिए, ये सारी बातें आपको मिलती हैं एक्जियोलॉजी में। एक और जो चीज यहाँ पे रह जाती है वो है
तर्कवाद, जिसको आप लॉजिक या रैशनलिज्म भी कह सकते हैं, तर्कवाद। तर्कवाद इस बात पे आधारित है कि यदि कोई मीमांसा पहले धार्मिक आधार लेकर लिखी गई हो तो आप उसे केवल धर्म में लिखा है इसलिए फॉलो ना करें, आप लॉजिकली उस चीज को देखें कि क्या वो तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है। अगर वो तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है तो हाँ, वो साइंटिफिक भी है, वो यूनिवर्सल भी है, वो रियल भी है, वो ट्रुथ भी है, वो यथार्थ है। ये सारी बातें आपको मिलेंगी कहां? तर्कवाद में। और एक लास्ट सेक्शन जो आपके पेपर नंबर 2 से रिलेट करता है वो है पॉलिटिकल फिलॉसफीज। पॉलिटिकल फिलॉसफीज जो हैं उन्हें आप राज्य का सिद्धांत के नाम से पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा दी जाती हैं। ये जो राज्य का सिद्धांत है ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इस तरीके की बातें आपको बताता है। ये लेटर ऑन जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एज अ सब्जेक्ट डेवलप होने लगे हैं, इसकी शुरुआत तब से हो रही है ना। और इसकी शुरुआत भी आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि इसकी शुरुआत कौटिल्य से हो रही है, जब कौटिल्य अर्थशास्त्र नाम की किताब लिख रहे हैं। और अर्थशास्त्र पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को ही समझाती है। उसके बाद बहुत सारे यूरोपियन थिंकर्स ने भी इस बारे में अपनी बात कही है। तो दिस इज ओवरऑल बेसिक फिलॉसफी। और इतने सारे टाइप्स में ही आपके सिलेबस में जितने थिंकर दिए हैं वो इन्हीं में कैटेगराइज्ड हैं। अब बात करेंगे थिंकर्स पे कि आपके सिलेबस में आपको किस कैटेगरी के थिंकर्स दिए हुए हैं। तो आप देखें, पेपर नंबर 4 पार्ट नंबर ए से हम शुरू करेंगे। पढ़ने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगर आप सिलेबस को ठीक से स्टडी कर रहे हैं तो सिलेबस बहुत क्रोनोलॉजिकली आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले आपके सामने सबसे पुरानी मीमांसाएं, सबसे पुराने दर्शन रखे गए हैं जिन्हें षड दर्शन कहा गया है। षड दर्शन के बाद 3 आपको फॉरेन थिंकर्स दिए गए हैं जिनमें पॉलिटिकल फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स जिन्होंने अपना प्रेजेंट किया है, जिनमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। इसके बाद आप एक आगे बढ़ेंगे तो अगेन क्रोनोलॉजिकली आपको जो प्राचीन भारत है वैदिक सभ्यता का, वहां से शुरुआत हो रही है, जहां पे महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, इनकी शिक्षाएं, क्योंकि इनकी नीति मीमांसाएं हैं, इन्होंने आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिया है, जीवन जीने का तरीका सिखाया है, उनकी शिक्षाएं आएंगी। उससे आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको जब वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हो जाता है तो शंकराचार्य और चारवाक भी आते हैं। अब इन दोनों में एक बेसिक अंतर यह है कि शंकराचार्य पूरी तरीके से ऋग्वेद पे आधारित अद्वैतवादी दर्शन लिखते हैं, तो वहीं चारवाक जो है पूरी तरीके से नास्तिक दर्शन लिखते हैं। तो शंकराचार्य आस्तिक दर्शन दे रहे हैं और चारवाक बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी नास्तिक दर्शन दे रहे हैं, इसीलिए दोनों को इस जगह पढ़ा जा रहा है। अगेन आप क्रोनोलॉजिकली आगे आएंगे तो इनको देखेंगे आप, तो अगला थिंकर आपको दिखाई देगा जो भक्ति और सूफी आंदोलन से आ रहे हैं। गुरु नानक हो गए, कबीर हो गए, तुलसीदास हो गए। इन्हें यहाँ पे आप एक दार्शनिक की दृष्टि से ज्यादा मैं पढ़ूंगी एक चिंतक और एक समाज सुधारक की दृष्टि से पढ़ें, है ना, क्योंकि इन्होंने सामाजिक चिंतन किया है, धार्मिक चिंतन किया है और समाज सुधार के लिए अपनी विचारधारा लोगों के सामने प्रस्तुत की है। जैसे अगर आप बात करेंगे कबीर की, तो कबीर ने अपने दोहे लिखे हैं और आम जनमानस की जुबान पर चढ़ गए ऐसे दोहे लिखे हैं जिन्होंने समाज की कुरीतियां, जो समाज में गलत चीजें हैं, उन सबको बड़ी आसानी से, बड़े व्यवहारिक तौर पे बाहर निकाल के आपको दे दिया। आप बात करेंगे गुरु नानक की, तो गुरु नानक ने भी एक आदर्श जीवन, एक आदर्श व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, आपकी सामाजिकता, आपकी मानवीयता कैसी होनी चाहिए, इस पर बात की है। और उन्होंने भी जाति पाति का विरोध किया है। इस समय चूंकि इस्लाम एक नए धर्म के रूप में भारत में आ जाता है तो वैदिक धर्म के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है और समाज सुधार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि समाज का परिदृश्य ड्रास्टिक तौर पर बदल रहा है। तो वो आपको समझा रहे हैं कि कैसे समाज को सुधारना चाहिए। इसीलिए इस कैटेगरी में आप सामाजिक धार्मिक चिंतन पढ़ते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कैसे समाज सुधार की बात की है। अब इससे आप थोड़ा और आगे आएंगे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को छू जाते हैं और यहाँ से जो पूरा सिलेबस है वो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने सोशियो पॉलिटिकल थिंकर हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ से आप पढ़ना शुरू करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया में जो सामाजिक कुरीतियां अब तक कंटिन्यू हो रही है उन पर ठोस प्रहार किया है। उन्होंने जाति पाति जैसी बात का विरोध किया है। उन्होंने बोला है कि समाज को एकजुट होना चाहिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उन्होंने सबको एक जगह लाने की, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की है। इस समय पे केवल सोशल रिफॉर्म ही नहीं हो रहे हैं, इस समय पे इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, इवन एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। तो जब आप इस कैटेगरी में थिंकर्स को पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना होता है इन्होंने अपनी सामाजिक विचारधारा क्या दी है, इनकी पॉलिटिकल विचारधारा कैसी है, ये बताते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, और ये बता रहे हैं कि राज्य में क्रांति लाने के लिए, क्रांति लाने का यहाँ मतलब है
कि जब मास पॉपुलेशन कोई बड़ा बदलाव लाना चाहती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह की क्रांतियां हो सकती हैं, ये सारी बातें इस समय के थिंकर्स कर रहे हैं। अब आप महर्षि अरविंद को पढ़ेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पढ़ेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे, तो इन्होंने मॉडल ऑफ एजुकेशन पे अच्छी बात की है कि राज्य में शिक्षा का सिद्धांत कैसा होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पढ़नी होती है। तो थिंकर्स की क्रोनोलॉजी बहुत सिंपल है। आप शुरुआत करें षट दर्शन से, जहां आपको विभिन्न प्रकार की मीमांसाएं पढ़ने को मिलेंगी, है ना। वहां पे आर्जियोलॉजी भी है, वहां पे मेटाफिजिक्स भी है, वहां पे एपिस्टेमोलॉजी भी है, वहां पे सब कुछ है। अधिकतम सवालों के उत्तर दिए जा चुके हैं। इसके बाद पॉलिटिकल थिंकर्स की शुरुआत जो है वो यूरोपियन थिंकर्स से हो रही है यहाँ पे, जिनमें आपको सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को पढ़ना है। यहाँ पे राज्य का सिद्धांत दिया जाएगा कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, उस राजा के कर्तव्य क्या होंगे, राजा को अपनी प्रजा को कैसे ट्रीट करना चाहिए और किस प्रकार के व्यक्ति को राजा बनना चाहिए, उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। ये सारी बातें ये थिंकर्स करेंगे। इसके बाद अगेन आप आएंगे तो महावीर, स्वामी गौतम बुद्ध जैसे लोग धर्म पे, मोरालिटी पे, मानवता पे, अहिंसा पे बहुत सारी बात करेंगे। यहाँ पे आपको अधिकतम में आत्ममीमांसा, ब्रह्म मीमांसा, यानी कि ईश्वर से क्या आपके प्रश्न हैं या ईश्वर से संबंधित आपके क्या प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको मिलेंगे। यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो मैंने कहा था शंकराचार्य जो अद्वैतवाद, आस्तिक दर्शन आपको देंगे, फिर चारवाक जो नास्तिक दर्शन आपको देंगे। दोनों कंप्लीटली कॉन्ट्ररी हैं, इनका कंपैरिजन भी पढ़ा जाएगा। और यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो आप आ गए हैं सूफी भक्ति आंदोलन पे, जहां से आपको गुरु नानक देव, कबीरदास, या मैं कहूंगी कंटेम्प्रेरी समय के जितने भी रविदास हो गए, ऐसे जितने थिंकर्स आ रहे हैं उनका सामाजिक चिंतन पढ़ना है। सामाजिक चिंतन का अर्थ मैं फिर से बता दूं, सामाजिक चिंतन में आपको पढ़ना होता है समाज की कुरीतियां क्या है, महिलाओं की क्या स्थिति है और जात पात का कैसे बंटवारा हो गया है, उन सबको दूर करने के लिए ये क्या कह रहे हैं, वो सब आपको इनके सामाजिक चिंतन में पढ़ना होता है। अगेन आप यहां से आगे आएंगे तो मैंने कहा था आप सिलेबस शिफ्ट हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री पे, और यहां से आपको सारे मॉडर्न समाज सुधारक दिखेंगे। ये दार्शनिक से ज्यादा सोशल रिफॉर्मर्स हैं जो मॉडल ऑफ एजुकेशन को बेटर बनाने पे बात करेंगे, इकोनॉमी को बेटर बनाने पे बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बेटर बनाने पे बात करेंगे। तो अब आपको इसी मैनर में, इसी क्रोनोलॉजी में थिंकर्स को तैयार करना है ताकि आप एक कनेक्टिव मैनर में पढ़ पाएंगे, और किस थिंकर के लिए कौन सी फिलॉसफी, किस कैटेगरी से आपको पढ़ना चाहिए, यह भी आपको क्लियर हो जाता है। अब मैं बात करूंगी पेपर नंबर 2 पार्ट नंबर A, जहां केवल पॉलिटिकल थिंकर आ रहे हैं। पॉलिटिकल थिंकर्स की थ्योरी में आपको कुछ बेसिक बातें पढ़नी है, जैसे जिनमें पहला आ जाता है पॉलिटिकल थ्योरी या राज्य का सिद्धांत, जिसमें वो बताते हैं कि एक स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए, क्या वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, क्या वो सोशलिस्ट होना चाहिए, क्या वो रिपब्लिक होना चाहिए, और कैसा नेचर होने का क्या फायदा होगा। आप अधिकतम उस समय के जो पॉलिटिकल थिंकर देखेंगे वो समाजवाद का बहुत सपोर्ट करते हैं। वो सब बोलते हैं कि जो समाज है वो, जो देश है वो समाजवादी होना चाहिए, और उन सब की विचारधारा 19-20 है, लेकिन हाँ समानता आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो वो अपने अपने इकोनॉमी के मॉडल देंगे। अब उस समय के अधिकतम पॉलिटिकल थिंकर का जो इकोनॉमी का मॉडल है वो भी बहुत सिमिलर है। वो बोलेंगे कि लघु कुटीर उद्योगों को प्रमोट करना चाहिए, एमएसएमई को आगे बढ़ाना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, वो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। भारत जैसे बहुसंख्यक देश में जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, वो बेटर बनाने के लिए हमको एमएसएमईज को आगे लाना होगा, जिससे जो रूरल एरिया है, इंटरनल एरियाज हैं, उनको भी उभरने में, अपने आप को विकसित करने में मदद मिलेगी और वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे। तो अधिकतम में आप ये थ्योरी पढ़ेंगे। तीसरा, पॉलिटिकल थिंकर्स ये बात भी कर रहे हैं कि किसी राज्य में नागरिकों को क्रांति कैसी करनी चाहिए, रेवोल्यूशन कैसा होना चाहिए। सबने रेवोल्यूशन की अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। फिर कुछ लोगों ने अपने अपने कंसेप्ट भी उजागर किए हैं, जैसे किसी ने बताया है कि भाई सर्वोदय क्या होता है, किसी ने बताया कि फेबियन समाजवाद क्या होता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजिकली भी आपको थिंकर्स को देखना होगा, और थिंकर्स जब टर्मिनोलॉजी से पूछे जाते हैं तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। जैसे पूछ लिया कि सर्वोदय समाज की विचारधारा को समझाइए और इस विचारधारा पर किन किन दार्शनिकों का योगदान है समझाइए। महात्मा गांधी का नाम प्राइम तौर पे सामने आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस विचारधारा पे बहुत सारी बात की है। तो पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ना आपके लिए और भी इजी है। अब आप इस कैटेगरी में और इन फिलॉसफीज के साथ थिंकर्स को पढ़ें, मुझे लगता है कि बहुत कॉम्पैक्ट मैनर में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। आपको हर थिंकर की बहुत सारी बात नहीं पढ़नी, जिस कैटेगरी में वो थिंकर फॉल करता है आप उस कैटेगरी में ही उस फिलॉसफी को ही ज्यादा ध्यान से पढ़िए। तो मुझे लगता है आपका सिलेबस कम समय में कॉम्पैक्ट तौर पे और सही ढंग से पूरा हो सकता है।